Hello everyone, how are you all? So let's start, or we can say let's continue with the chapter that is the first chapter of class 10th, that is chemical reaction and equation. तो बच्चों अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ ली थी दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. उसमें हमने 4 गैसेस के एग्जाम्पल लिए थे. नाउ इन द सेकेंड कैटेगरी ले लीजिए या फिर हम कह सकते हैं कि द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम सीक्वेंस कोई सा भी ले लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो द सेकेंड वन हम ले रहे हैं चेंज इन कलर. इट मीन्स if we are mixing or if we are reacting any 2 or more than 2 substances and if the color of the reactant get changed, so we can say that chemical reaction हुई है. ठीक है, so it is an important characteristic of a chemical reaction. बच्चा इसके बारे में मैंने आपको तब भी समझाया था जब हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन करा था. तब मैंने आपको एक ये वाली इक्वेशन ली थी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर, राइट. अब इसमें हमें पता है कि इसका कलर है ब्लू एंड इट इज रेडिश ब्राउन. जनरली वी आर टेकिंग द आयरन नेल. ठीक है, इट इज एक्वस सॉल्यूशन. दिस इज इन सॉलिड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ आयरन नेल. नाउ आफ्टर द रिएक्शन वी ऑब्जर्व that this blue color get converted into green color. ठीक है, and a golden brown, a reddish brown deposit is there on this iron nail. ठीक है, it means इसे अपन reddish brown भी कह सकते हैं. This can be golden brown. यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयरन मैन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, हमारे पास ऑब्जर्वेशन में आ रहा है दैट ग्रीन कलर इज फॉर्म, यानी कि द ब्लू कलर गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर एंड ऑन दिस आयरन नेल दिस कॉपर गेट डिपॉजिटेड. ठीक है, सो बाय सीइंग द चेंज इन कलर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. मोस्टली जो हम ये देखेंगे, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक वी विल ऑब्जर्व इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट. Now the next one is after change in color we are taking the next one, that is third change in temperature. देखो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि भाई इसमें अपन से क्वेश्चन पूछा जाएगा ही नहीं आएगा, लेकिन इस फॉर्म में कि एक्चुअली होता क्या है. देखो एक अपन सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. हम यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन का. ये देखिए, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में. दिस इज द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म वाटर. ठीक है, इस फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपका वाटर मॉलिक्यूल बनता है. अब देखो बच्चा क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, आपके जो रिएक्टेंट्स के एटम्स के बीच का बॉन्ड है वो टूटेगा. ठीक है, इट ऑलवेज ब्रेक, ये हमेशा टूटेगा. एंड किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू अप्लाई द एनर्जी. बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एन एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. यानी कि हम जब भी कोई बॉन्ड को, किसी भी चीज को हम जब ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. एक सिंपल सा फंडा है. ठीक है बच्चा, अब क्या होता है, यहाँ पे हमने बॉन्ड तोड़ा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई. यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा, ये न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. भाई देखो क्या होता है कि सिंपल सी बात है, कौन सी चीज ज्यादा स्टेबल होगी, हाई एनर्जी वाली स्टेट या लो एनर्जी वाली स्टेट. ऑब्वियस सी बात है
जब आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, ठीक है, तो आप इधर कूदे उधर कूदे, ये तोड़ा वो फोड़ा, घर में हल्ला मचा के रखा हुआ है, यही होता है एनर्जी ज्यादा हुई तो। अब आपकी मम्मा क्या कहती है, तुम जाओ खेल आओ जाकर। हम अच्छे से खेल के थक के आए घर पे, तो हम इतने थके हुए होते हैं कि हम बिस्तर पे गिरे, हमें सो गए, नींद आ गई। यानी कि अगर हम में एनर्जी ज्यादा है तो हमेशा कोई भी चीज नेचर के अंदर अगर जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है तो हमेशा अनस्टेबल होता है, और जिसमें एनर्जी कम होती है दैट इज मोर स्टेबल, ठीक है। सो अगर ये बॉन्ड बन रहा है और अगर इसको स्टेबल होना है तो ऑब्वियस सी बात है इसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड स्टेबल होगा, ठीक है बच्चा। सो 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे निकले, एनर्जी एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर, और एनर्जी रिलीजिंग किसमें होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर की, यानी कि अज्यूम करो मैंने इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगाई, करीब मैंने एनर्जी लगाई अपन ने करीब 10 जूल। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने अभी 10 जूल एनर्जी लगाई, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ H2O molecule about 30 जूल एनर्जी गॉट रिलीज, 30 जूल एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं कि हमने 10 जूल एनर्जी यूटिलाइज की है और 30 जूल एनर्जी रिलीज हुई है। अब हम अगर नेट एनर्जी देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है, +20 जूल, यानी कि आपके पास क्या हुआ, नेट एनर्जी गेन। और जहां पे नेट एनर्जी गेन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, देन दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि दोज रिएक्शंस विच आर अकम्पनीड विद the gain of energy in the form of heat, then they are known as exothermic reaction. क्लियर हुई आपकी बात सबके, ठीक है। So in the form in this category we divide reactions into 2 types, that is exothermic and endothermic. exothermic का मतलब जहाँ पे नेट एनर्जी गेन हो रहा है, और एंडो का मतलब जहां पे नेट एनर्जी लॉस हो रहा है, राइट। यानी कि हम जो कहते हैं ना हीट रिलीज हुई है दैट इज एक्सोथर्मिक, और हीट गेन हुई है वो दैट इज एंडोथर्मिक। देखो हमें एनर्जी हर केस में लगानी है और हर केस के लिए एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब आपके पास अगर नेट एनर्जी गेन होता है देन दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक, और अगर नेट एनर्जी लॉस होता है देन इट इज नोन एज एंडोथर्मिक। आगे बात समझ में, ठीक है। ये आपके एक डिफरेंट कैटेगरी है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि एक्सोथर्मिक के एग्जांपल की अगर अपन बात करते हैं, आप ये डेफिनेशंस की इजीली लिख सकते हैं, दैट दोस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पनीड विद द नेट एनर्जी गेन in the form of heat, then they are known as exothermic reaction, and those are accompanied with net energy loss are known as endothermic reaction, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एक है आपके सेलुलर रेस्पिरेशन, अभी इसके अपन डिटेल में बात करेंगे। एक है आपके the formation of slaked lime, यानी कि whenever we dissolve calcium oxide into water then slaked lime बनता है, this is again an example of exothermic reaction. The next one जो आपके example दे रखा है वो conversion of vegetable matter into compost, ठीक है। So these are the 3 examples जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ये वाली बात और ध्यान रखना कि अगर अपन बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक की, ठीक है, जहां पे भी आपकी बर्निंग हो रही है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी शायद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल का C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है,
CH4, सो हम लिख सकते हैं मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर, ठीक है, प्लस हीट। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अब इसके अंदर अपन सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट का मतलब सीधे कि जो भी हमने जो डेड वेजिटेबल्स या एनिमल्स रिमेन्स जो भी हो गए, वेजिटेबल जो मैटर हुआ उसको अपन ने अर्थ के अंदर या सॉइल के अंदर डिग किया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो अर्थ फॉर्म होते हैं उसे डिकम्पोज करके जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं सब्सटेंसेस उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस भी आपका क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, मतलब इसमें हीट रिलीज होगी, ठीक है। सो मैं इसको भी रब कर रही हूँ। देन अगर हम इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं, इस वाली इक्वेशन में क्या होता है, इसके दो ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखना, देयर आर टू ऑब्जर्वेशन। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो उसका ऑब्जर्वेशन एक्सोथर्मिक नहीं होगा, उसका ऑब्जर्वेशन होगा टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट, ठीक है, या हीट इज रिलीज्ड, दो हो सकता है। मतलब इसको अपन या तो ये लिख सकते हैं या फिर अपन लिख सकते हैं हीट इज रिलीज्ड, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। और इसका सेकेंड ऑब्जर्वेशन है हिसिंग साउंड, एकदम करके आवाज आती है। जब भी घर में कोई चूना वगैरह हो तो उसको पानी में डाल के देखना, वो एकदम से गर्म हो जाता है और हिसिंग साउंड आती है। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ इसी केमिकल इक्वेशन में और किसी के अंदर भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये आपके इस वाले एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम इसकी बात करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे हम कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो क्या होता है, हमने जो भी खाना खाया कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर गया, कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज से थ्रू विलाई ये आपकी बॉडी सेल्स में गया, ठीक है। बॉडी सेल्स के हर एक बॉडी सेल में आपका ग्लूकोज चला गया। अब हमने क्या किया, रेस्पायर किया। रेस्पायर में आपके पास क्या आई, ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन कहां पे जाएगी, आपके लंग्स में, लंग्स के थ्रू जाएगी आपके हार्ट में, हार्ट में है आपके हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर आर्टरीज के थ्रू जाएगी आपकी बॉडी सेल के अंदर, राइट। तो आपकी इस बॉडी सेल के अंदर अब ग्लूकोज है ये वाला, और हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन है। नाउ ये जो ग्लूकोज है, नाउ दिस ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बनाता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। क्या होता है कि जो ग्लूकोज हमारे फूड से बॉडी सेल्स में गया और यहां से ऑक्सीजन आया हमारे बॉडी सेल्स में, तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को डिकम्पोज करता है, तोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपके हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आप चाहे तो इस फ्लो चार्ट को नोट कर सकते हैं। दैट इज कार्बोहाइड्रेट जो हमें कहां से मिला है, फूड खाने से मिला है, इससे ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब हुई, वहां पे गया, फिर रेस्पिरेशन के थ्रू आपके ऑक्सीजन गई यहाँ पर, और यहाँ पे आपका ये वाला प्रोसेस हुआ, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ अगर अपन बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ध्यान रखना जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोथर्मिक। ड्यूरिंग लाइटनिंग atmospheric nitrogen reacts with atmospheric oxygen to form nitric oxide।
तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, ये बना है नाइट्रोजन की हेल्प से, ठीक है। तो इस समय बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। तो जब बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी तब उस केस के अंदर क्या होगा, आपके ये जो रिएक्शन है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या हो रहा है, नेट एनर्जी लॉस हो रहा है। आगे बात समझ में। नाउ द सेकेंड रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, मतलब कि ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में दे रखी है, इक्वेशन ही दिया हुआ इसका, तो अपन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन। तो देखो क्या होता है, और टच करेंगे तो आपको क्या फील होगा। दिस इज द, ये दो लाइंस दे रखी, टू लाइंस दे रखी हैं आपके बुक के अंदर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हम बाद में पढ़ेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हम बाद में पढ़ेंगे। सो इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इज टेस्ट ट्यूब बिकम्स कूल। इसका मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बेटा। एक और चीज याद रखना बात के लिए कि मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, हमें एनर्जी, हमेशा नया प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोस्टली, एंड मोस्टली decomposition reactions are the example of endothermic, ठीक है। ये एक बेसिक पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, फोर्थ वन, दैट इज चेंज इन स्टेट। अब अगर अपन चेंज इन स्टेट की बात करते हैं तो जनरल केसेस में क्या होता है, चेंज इन स्टेट को अपन इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि फिर उसके साथ में क्या होता है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि मान लो मैंने लिया वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये गैस स्टेट में है, ये गैस स्टेट में है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर अपन वाटर को ज्यादा हीट करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, यहाँ भी चेंज इन स्टेट है। या ऐसे हमने कूल किया तो ये आइस में कन्वर्ट हुआ, ये भी चेंज इन स्टेट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा। तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका चेंज इन स्टेट, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हुआ फिजिकल प्रोसेस का। लेकिन यहाँ पे आपके न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन। सो हम चेंज इन स्टेट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ precipitate. Now this is very important. Formation of precipitate. देखो बेटा, precipitate यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कंपाउंड है वो सॉलिड में बन रहा है तो वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। अब हर सॉलिड प्रेसिपिटेट नहीं कहलाएगा, ये हम स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन से पढ़ेंगे, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, which are the examples of double displacement reaction. देखो इसमें क्या होता है, here we are taking, हमें टू क्लियर सोल्यूशन लेने पड़ेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट है, कलर हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर कोई टर्बिडिटी नहीं है, ठीक है। सो वी आर टेकिंग टू, हम इसके अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल आपके फर्स्ट 9th क्लास के 3rd चैप्टर में भी वाला एग्जाम्पल है, आपके 10th में भी वाला एग्जाम्पल आता है, दैट इज ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये एक्वस है, दिस इज द कंडीशन कि आपके दोनों सोल्यूशन एक्वस होने चाहिए, दोनों क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ये भी सॉल्ट है जो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ये सॉल्ट भी वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका बेरियम सल्फेट बना है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज
प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. इसे अपन यहाँ पे ब्रैकेट में S यानी कि सॉलिड लिख सकते हैं. दिस इज अगेन एक्वस, इट इज ऑफ वाइट कलर. ठीक है, तो जहां पे एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच इज अकम्पनीड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, देन दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. और अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है यानी कि हमेशा आपका दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में होना चाहिए या एक्वस स्टेट में होना चाहिए और दूसरा सॉलिड स्टेट में होना चाहिए. ठीक है, देन ओनली वी कंसीडर इट एज एन प्रेसिपिटेट, राइट. सो इफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक्स प्लेस, देन वी से दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है बच्चा. सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, change in temperature, change in state and the formation of precipitate. ठीक है, इन रिएक्शंस को अपन दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे. सो आई होप कि आपको ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लियर हो गई होंगी. वी विल ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चंस जो कि इनके ऊपर बेस्ड आए हुए हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.